और ये अब एक बड़ा ही मुद्दा बनता जा रहा है दर्शकों। अगर आप देखिए, साख का सवाल बन गया है, वो भी इसलिए क्योंकि दतिया की सीट पर 30 जुलाई को चुनाव होना है, यानी मतदान होगा। और इसकी तपिश प्रदेश में अभी से ही महसूस की जा रही है। बीजेपी ने यहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी। भले ही नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया, दूसरा प्रत्याशी उतारा, लेकिन जो जातीय समीकरणों के आधार पर दिग्गज नेताओं को तैनात किया गया है, खुद राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश मोर्चा संभाले हुए नजर आए हैं। और वहीं कांग्रेस भी जमीनी तैयारियों में जुटी नजर आ रही है और कांग्रेस भी मैदान में अपने रूठों को मनाने की कवायद कांग्रेस ने तेज कर दी है। तो इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे बड़ी बहस। और देखिए किस तरीके से एक ट्रेन में साथ दिखे हैं हेमंत और जीतू पटवारी। दतिया जाते समय आमने सामने बैठे नजर आए हैं दोनों प्रदेश अध्यक्ष। सफर एक था, मंजिल एक थी, लेकिन जीत किसकी होगी? कांग्रेस में अक्सर गुटबाजी की खबरें आती रहती हैं दर्शकों, और उसको देखते हुए ही ये जो तस्वीर सामने आई है कांग्रेस की ओर से, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरीके से देखिए, राजनीतिक है, पक्ष है, विपक्ष है, लड़ाई चलती है, बयानबाजी चलती है, लेकिन अपने घर यानी कांग्रेस में ही अक्सर गुटबाजी चलती नजर आती है। और जिस तरीके से उपचुनाव है, और अब उपचुनाव नहीं, ये साख का चुनाव बन चुका है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मंजिल को कौन हासिल कर पाएगा। और आज इसी पर होगी हमारे मध्य प्रदेश की बड़ी बहस। तो बीजेपी कांग्रेस के बीच क्या तीसरा विकल्प बनेगा विजेता? क्योंकि देखिए लगातार आजाद समाज पार्टी, जो कि तीसरे विकल्प के रूप में देखी जा रही है, वो अपने आप को मजबूत बताती आ रही है। और कहना ये भी है उसका कि शायद वो जीत जाए। बहुत सारे सवाल हैं जिसमें देखने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात ये भी है, अगर आप ध्यान दें तो बीजेपी है, कांग्रेस है, आजाद समाज पार्टी है, लेकिन कांग्रेस के अंदर भी गुट है, कांग्रेस के अंदर भी दल है। एक तरफ कई जो बड़े बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, उनके भी अपने गुट बंधे हुए हैं। और आज जो तस्वीर सामने आई है, एक और जीतू पटवारी, एक और हेमंत खंडेलवाल, ये तस्वीर देखने को मिली है। तो देखिए जो तस्वीरें सामने आई हैं, अब देखिए जब भी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, लेकिन उपचुनाव के बीच में तस्वीर सामने आई है, इसलिए बेहद खास बन जाती है। जब चुनावी मंचों से ये नेता एक दूसरे को ललकारते नजर आते हैं। ललकारते भी इसलिए कि आपने काम नहीं किया, हमने बहुत काम करके दिखाया, हमने वादे किए और सब कुछ पूरा किया। लेकिन बात इस बीच ये भी है देखने वाली कि जो ये तस्वीर सामने आई है, ये तस्वीर क्या कहती है? आप खुद भी देखिए, कितने शांति से बैठे एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रहे हैं दोनों नेता। लेकिन जैसे ही ये चुनावी मंच पर जाएंगे, बस बयानबाजियां शुरू हो जाएंगी। और बड़ी बहस करेंगे इसी पर आज, देखेंगे दोनों पक्षों की राय, जानेंगे कि आखिर क्या राय है दोनों पक्षों की। क्योंकि देखिए बीजेपी कांग्रेस कभी भी एक दूसरे के लिए शांति प्रतीत करती नजर नहीं आती है। मतलब कहने का यह है कि शांति वार्ता इन दोनों के बीच कभी नहीं होती है। लेकिन हाँ, जब भी चुनावी मंच से इतर ये लोग नजर आते हैं, एक चाय पर चर्चा जरूर नजर आती है। हाँ, नेताओं के बीच चाय पर चर्चा हो जाती है, लेकिन कार्यकर्ताओं में बहस जो है हमेशा जारी रहती है। और एक ट्रेन में साथ नजर आए हैं हेमंत खंडेलवाल, जीतू पटवारी, तब से चर्चा तेज हो गई है कि एक और है दतिया का उपचुनाव, जहां बीजेपी ने खेला कर दिया। सबसे पहले दादा को हटा दिया, नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया, आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। तीसरी पार्टी यानी थर्ड फ्रंट बनकर के सामने आ रही है आजाद समाज पार्टी। अब देखना यह है कि इन तीनों में जीत किसको मिलती है। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, या फिर इन दोनों की लड़ाई में आजाद समाज पार्टी बाजी मार ले जाएगा? देखने वाली बात है। तो दतिया उपचुनाव अब बन चुकी है साख की लड़ाई। क्योंकि देखिए जिस तरीके से उपचुनाव है और नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिसको टिकट मिला है उसको सभी का समर्थन है बीजेपी में। कांग्रेस में अभी भी गुटबाजी है। हालांकि कांग्रेस ने इस बात पर जो है जाहिर की है कि
ऐसा कुछ नहीं है, नाराजगी नहीं है, सच्चाई सामने आ चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, जीतेगा कौन? बड़ी बहस करेंगे इसी मुद्दे पर आज। हमारे साथ हमारे तीनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। महेश शर्मा बीजेपी प्रवक्ता है, डॉक्टर विक्रम चौधरी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिनेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं दिनेश शुक्ला जी आपके पास जाना चाहूंगी और तीनों खास मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में भी। देखिए जिस तरीके से बड़ी बहस आज हम कर रहे हैं और तस्वीर सामने आई है, ये तस्वीर पहली बार सामने नहीं आई है। सबसे पहले मैं विक्रम चौधरी जी आपसे कहना चाहूंगी, सर आप अपना फ्रेम एक बार सेट कर लीजिएगा, रोटेट करिएगा। विक्रम चौधरी जी एक बार फ्रेम रोटेट करिएगा सर। अब ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं दिनेश शुक्ला जी, उनके पास आना चाहूंगी। दिनेश शुक्ला जी, इस मुद्दे पर जब जब हमने चर्चा की है तब तब आपका साथ जरूर मिला है। मैं चाहूंगी बड़े शॉर्ट एंड क्रिस्पी वे में आप दर्शकों को समझा दीजिए। जो तस्वीर सामने आई, देखिए तस्वीर है, पक्ष विपक्ष दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। मंच पर से तो एक दूसरे को ललकारते हैं दोनों नेता, कोई किसी को छोड़ता नहीं है, हर किसी की कमियां गिना देते हैं ये लोग। लेकिन जब आमना सामना हुआ तो ये शांत बैठे नजर आए। ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन से दोस्त मिल चुके हैं, पता नहीं कौन से मित्र मिल गए कि एकदम शांत बैठे हुए हैं, या फिर ऐसा भी लग रहा है कि एक दूसरे को जानते ही नहीं है। जो तस्वीर सामने आई, बाकी क्या बातचीत हुई वो जानकारी अभी तक नहीं है हमारे पास, लेकिन एक तस्वीर सामने आई है और चर्चा तेज हो गई है। और चर्चा इसलिए क्योंकि दतिया का उपचुनाव है। दिनेश जी, भी हो सकता है, फिश मार्केट है, ऊपर चील उड़ रही है, देखते हैं किसके हौसले कितने बड़े। जगन्नाथपुरी। दिनेश जी आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। अखाड़े, आप आवाज आ रही है आपको? सर बोलिए। हेलो जी बोलिए। तुलसी, मैं एक 4 लाइन सुनाना चाहता हूँ कि तुम भी मैदान में हो, हम भी हैं खड़े, देखते हैं किसके हौसले कितने बड़े। यहाँ हार जीत तो चलती ही रहेगी, मजा तो तब है जब तालियों से गूंजे अखाड़े। मतलब कुल मिलाकर बात की जाए, जिस तरह की चुनावों में तस्वीर आती हैं, और आज एक फिर से एक तस्वीर आई, उससे पहले नरोत्तम जी की मंच से एक भावुक तस्वीर आई थी, उसके बाद प्रत्याशियों की अपने समर्थकों से, अपने जो चुनावी अखाड़े में जो उनके विरोधी हैं उनसे मिलते हुए तरह तरह की तस्वीरें आई। आज दो प्रदेश अध्यक्ष आमने सामने मिलते हुए नजर आए। मुझे लगता है कि दोस्ती की बात, मैदान जो चुनावी मैदान है उसमें किस तरह से लड़ा जाए, बाकी तो सब दोस्ती ही है आपस में। ये एक अच्छी सौहार्दता वाली तस्वीर थी। राजनीति में चुनावी अखाड़े, चुनाव आते रहते हैं आपस में, लेकिन जब तक एक दूसरे के भावों को ना समझा जाए, एक दूसरे की चीजों को ना समझा जाए, तब तक ये लड़ाई कहीं ना कहीं अधूरी रहती है। तो आज जो तस्वीर सामने आई, जीतू पटवारी जी, खंडेलवाल जी, वो देखने को मिली, एक सौहार्दपूर्ण तस्वीर। देखो, चुनावी मैदान में दोनों पार्टियां हैं और दोनों पार्टियां अपने दमखम से लगी हुई हैं। जीत किसकी होगी ये जनता बताएगी, लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीरें आ रही हैं वो एक ऐसी मिसाल पेश कर रही है कि मध्य प्रदेश वास्तव में शांति का टापू है, और मध्य प्रदेश में हमेशा से कभी ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आई राजनीति में जो कि आपस में दुश्मनी पैदा करती हो। ये दोस्ती है, बनी रहना चाहिए, मुझे लगता है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर विक्रम चौधरी के पास मैं आना चाहूंगी। विक्रम जी, इस तस्वीर के क्या मायने हैं, आप बताइए। कांग्रेस अपने चश्मे से इस तस्वीर को कैसे देख रही है, क्योंकि इस पर रिएक्शन ले लेना बेहद जरूरी है। हमारे लिए तो साधारण सी बात है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा जी पे क्या बीत रही होगी ये तस्वीर देखने के बाद, है ना। उनको लग रहा है गैर तो गैर, ये अपने भी हम पे बड़े सितम ढा रहे हैं। तो जो सौहार्दता खंडेलवाल जी से नरोत्तम मिश्रा अपेक्षित रख रहे थे, वो उनको नहीं मिल पाई, और उनको ऐसा लग रहा है कि ये तो मेरे जले पे और नमक छिड़क दिया है। तो खैर, ये तो एक परिस्थितिजन्य तस्वीर थी, ये कोई वैसा बहुत प्लानिंग के साथ नहीं खिंचवाई गई थी। दोनों एक साथ जा रहे थे। आज नामांकन की प्रक्रिया का आखिरी दिन है, तो अब क्योंकि एक ही डब्बे में तो सौजन्यपूर्ण चर्चा होती रहती है, इसके कोई राजनीतिक मायने ना निकाले जाएं। ये तो हमने भी कटाक्ष किया कि नरोत्तम मिश्रा साहब को बड़ी तकलीफ हुई होगी ऐसी तस्वीरें देख के, उनको खेल से बाहर कर दिया है। और आप बार बार जो कह रही हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है, तो मैं आपकी मजबूरी समझता हूं कि आपको ऐसा प्रस्तुत करना पड़ता है, लेकिन आप मुझे बताइए कि गुटबाजी
का जो आलम भाजपा में आज है कि सड़कों पे अराजकता है, हिंसा है, और पूरा दतिया जो अगवा कर लिया गया, पिछले 20-22 साल की भाजपा की सरकार ने जो है ये हालत कर रखी है कि उसने ठेकेदारों को पूरा मध्य प्रदेश बांट दिया है। यदि कोई एक ठेकेदार नाराज हो जाए तो वो अपने इलाके को हाईजैक और अगवा कर लेता है। यहाँ सत्ता, प्रशासन, कानून व्यवस्था और पूरे तंत्र से बड़ा एक व्यक्ति हो जाता है। तो जो भाजपा को अब आप जब वोट देते हैं, एक फिल्म में सन्नी देओल साहब जो विलेन है वो उसको बाप जी बोलते हैं कि बाप जी, तो बाप जी के अंतर्गत सारी सत्ताएं वहाँ स्थानीय सब आती हैं, कोर्ट कचहरी सब बाप जी होते हैं, पुलिस कानून सब बाप जी होते हैं। तो नरोत्तम मिश्रा जो है उस क्षेत्र के बाप जी बन गए हैं। तो हम जो है चुनाव इसी टैगलाइन पर लड़ना चाहते हैं कि हम आपको जो है दहशत से मुक्त एक क्षेत्र देंगे कि जहां जो है पुलिस ना पिटती हो, कलेक्टर ना पिटता हो, और एक आदमी के राजनीतिक हित इतने बड़े ना हो जाएं कि दूध सब्जी की सप्लाई खत्म हो जाए, 25-25 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाए। तो 20-22 साल की भाजपा ने जो है तंत्र के नाम पर कुछ भी विकसित नहीं किया है, सिर्फ भ्रष्ट और भ्रष्टाचारिता को इतना बड़ा और इतना महिमा मंडित कर दिया है कि नरोत्तम मिश्रा जैसा नेता भी जो है पूरे के पूरे क्षेत्र को हाईजैक कर लेता है। जी महेश शर्मा जी, एक छोटा सा रिएक्शन सबसे पहले इस तस्वीर को लेके। देखिए, राजनीति में परस्पर पक्ष और विपक्ष के नेता मिलते रहते हैं और ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी तस्वीर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दतिया के चुनाव में क्यों है और भारतीय जनता पार्टी दतिया के चुनाव में किस विजन को लेकर जा रही है? ये चुनाव विकास और भ्रष्टाचारी और सामंतवादी विचारधारा के सोच के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी विकास को लेकर जा रही है। कांग्रेस ने जिस प्रकार से उनके विधायक ने भ्रष्ट आचरण किया, उसकी सारी स्थितियों को जनता के बीच बताने जा रही है। और अभी जो वर्तमान प्रत्याशी उन्होंने दिए हैं वो सामंतवादी और राजघराने की सोच रखने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी जन सामान्य की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी नैसर्गिक विकास दतिया का कैसे हो और उसके लिए किस प्रकार का जनप्रतिनिधि होना चाहिए, ये मंशा के साथ जनता के बीच चुनाव मैदान में है। हमारे पूर्व के जनप्रतिनिधि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने जिस प्रकार से 15 वर्षों में काम किया, उसके आधार पे चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात हो, अनेक अनगिनत विकास कार्य दतिया के लिए किए हैं। उन सब कामों को लेकर विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में है। हमारे प्रत्याशी, हमारे वरिष्ठ नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व सभी का उसमें हमको सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। आज कार्यालय का उद्घाटन भी हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री माननीय शिव प्रकाश जी भाई साहब ने किया। हमारे आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी भी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कदम ताल कर रहा है और दतिया की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने जा रही है। जी बिल्कुल, सामंतवाद के प्रतीक हैं। ठीक है, दिनेश जी का एक रिएक्शन ले लूं। सिंधिया जी के बारे में विक्रम जी, मैं आऊंगी मैं आपके पास। देखिए दिनेश जी, जिस तरीके से ये सामने आई है तस्वीरें, जहां एक साथ नजर आए हैं बैठे हुए, लेकिन कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं में जोश हमेशा नजर आता है। नेता भले एक दूसरे से बातचीत कर ले, चाय पर चर्चा कर ले दिनेश जी, लेकिन कार्यकर्ता हर बार एक दूसरे से उसी तलखी के साथ मिलते हैं, उसी तेवर के साथ मिलते हैं। पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि कल एक और नरोत्तम मिश्रा जी ने जिस तरीके से एक तेवर अपनाया हुआ था, उसके बाद आज ये तस्वीर सामने आ रही है, दोनों कांग्रेस बीजेपी एक साथ नजर आ रहा है। कहीं इसका फायदा आजाद समाज पार्टी को तो नहीं मिलेगा, जो तीसरा फ्रंट है यहाँ का? ये देखिए, साफ तौर पर तुलसी एक बात नजर आई इस तस्वीर में कि दोनों ही सौहार्दपूर्ण माहौल में हैं, बात करते हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं ये तो वो जाने और उनके आसपास जो लोग बैठे थे वो जाने। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक कांग्रेस का युवा नेतृत्व है, और बीजेपी की बात करें तो खंडेलवाल जैसा सौहार्दपूर्ण और सौम्य व्यक्ति जिसमें अनुभव की कमी नहीं है, अनुभव जो है उनका झलकता है हर बात में। तो ये दोनों जब नेता आपस में मिले होंगे, मुझे लगता है कि वो इस चीज पर बात तो उन्होंने चुनाव को लेकर तो नहीं हुई होगी, क्योंकि चुनाव दोनों अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता, दोनों पार्टियों के नेताओं, दोनों ने ही मोर्चा संभाल रखा है।
रही बात आजाद समाज पार्टी की, तो आजाद समाज पार्टी को कितना फायदा मिलेगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि बाहरी कैंडिडेट के रूप में दतिया में मेरी बात हुई, तो दतिया में बाहरी कैंडिडेट के रूप में देखा जा रहा है आशुतोष तिवारी जी को भी बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और दामोदर यादव को भी। तो दामोदर यादव जो है वो समाज का वोट और समाज की बात कर यादव समाज की बात करके, इस तरह की बात करके वो वोट हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जहां तक बीजेपी की बात करें तो वो कैडरबद्ध पार्टी है और अपने कैडर को लेकर चल रही है। जिस तरह नरोत्तम जी ने मंच से अपने कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से एकत्र करने की कोशिश की, जिससे वो आगे का जो उन्होंने जो बात कही है, पार्टी को जो आश्वासन दिया है, उसमें वो सफल हो। वहीं कांग्रेस जो है वो अपने तरीके से चुनाव लड़ रही है। स्थानीय नेता है घनश्याम सिंह जी, और वहां पर स्थानीय तौर पर वर्चस्व रखते हैं। लेकिन ये चुनाव है, यहाँ चुनाव में हर तरह की उठापटक होती है। मुझे लगता है कि घनश्याम जी का जो बूथ लेवल तक जो स्थिति होना चाहिए थी वो नहीं, क्योंकि वो सेवड़ा से चुनाव लड़ते रहे, उसके बाद सेवड़ा से पिछला चुनाव हार गए थे। लेकिन बीजेपी का जो बूथ लेवल तक जो चीजें हैं वो नरोत्तम मिश्रा जी के कार्यकर्ता थे, जिसकी बानगी देखने को मिली थी। जब उनका टिकट कटा था तो किस तरह से कार्यकर्ता नाराज हुए थे, लेकिन बाद में पार्टी ने वो स्थिति संभाल ली और आशुतोष जी के समर्थन में अब पूरी पार्टी लगी हुई है। तो जो कार्यकर्ता है वो पूरी तरह से मुस्तैद लगता है, और मुझे लगता है कि जिस तरह से आरएसएस और संगठन के लोगों ने मोर्चा संभाला है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का पल्ला तो इस समय भारी लग रहा है। लेकिन कांग्रेस को अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता कोई पीछे है। लेकिन दामोदर जी की, जहां तक आपने बोला, दामोदर जी ऐसे चुनावी रण में है तो, लेकिन वो सिर्फ मुझे लगता है कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं, कांग्रेस को तो नहीं पहुंचा सकते। जी ठीक है, बिल्कुल। इस पर मैं विक्रम जी का पक्ष जरूर जानना चाहूंगी। विक्रम जी, क्या लगता है आपको? आपने स्थानीय नेता उतारा हुआ है, स्थानीय नेता यानी कि स्थानीय होने का फायदा उन्हें मिलेगा, या फिर नरोत्तम मिश्रा जी की जो साख है, जो पुराने उनके कार्यकर्ता हैं, या जो पुराना उनका एक जनाधार है, पुराना कहना भी गलत होगा, जो उनका अपना जनाधार है, वो समर्थन जाएगा आशुतोष जी के पास यानी बीजेपी के पास? तो यानी आप कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस ने जिस मानसिकता के साथ, प्लानिंग के साथ घनश्याम जी को मैदान में उतारा है, उसका फायदा मिलेगा, स्थानीय होने का फायदा मिलेगा, या इस पर भारी पड़ जाएगा नरोत्तम मिश्रा का ताव? ये तो सोचने की बात है कि वो कार्यकर्ता किसके लिए काम करेंगे, नरोत्तम मिश्रा के लिए काम करेंगे या भाजपा के लिए काम करेंगे। एक बात। दूसरी बात यह कि परसेप्शन बनाया जाता है कि बीजेपी का बूथ लेवल का संगठन है, ऐसा है वैसा है। यदि बीजेपी का बूथ लेवल का संगठन होता, बीजेपी का संगठन इतना मजबूत होता, तो बीजेपी को ABC टीम को रखनी पड़ती। आज लेकिन दामोदर यादव जो है वो बीजेपी की B टीम है, क्योंकि हम मुसलमान नहीं है, नहीं तो आप ओबीसी की भी एक सभा वहां देख लेते। यदि भाजपा इतनी मजबूत पार्टी है, इसका संगठन इतना ज्यादा है, तो उसको दामोदर यादव को चुनाव क्यों लड़वाना पड़ता है? दामोदर यादव उतना ही चुनाव लड़ेंगे जितना बीजेपी उनसे कहेगी और उनको बताएगी। शुक्ला जी ने सही बात कही कि वो तो सिर्फ कांग्रेस के वोट काटने को आए हैं, ओबीसी की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन ओबीसी में वो जाएंगे नहीं। उनका मेन टारगेट रहेगा कि वहां के जाटा वोट कैसे वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। यदि ओबीसी वोट डिस्टर्ब करेंगे तो स्वाभाविक है कि ओबीसी मोटे तौर पे जो है बीजेपी का वोटर माना जाता है। लेकिन यहाँ एक बात वही है कि ये कार्यकर्ता भाजपा के हैं या नरोत्तम मिश्रा के? नरोत्तम मिश्रा के हैं। हमें देख के तो लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने उपद्रव मचाया है वो पार्टी के ना हो के नरोत्तम मिश्रा के, तो मुझे नहीं लगता कि उतनी ऊर्जा और उतनी ताकत के साथ वो इस चुनाव में काम करेंगे। और रही बात जो हमारे प्रत्याशी की, तो हमारे प्रत्याशी जो है भले वो सेवड़ा से लड़ते हों, लेकिन दतिया के राजा हैं, और उनका जिस तरीके का व्यवहार है, सौहार्दपूर्ण व्यवहार है, उसके ठीक विपरीत नरोत्तम मिश्रा की एक दुर्दांत छवि रही है। तो हमको लगता है कि उसका फायदा हमारे प्रत्याशी को मिलेगा। यदि दतिया की जनता बाप जी का ही नेतृत्व स्वीकार करना चाहती तो स्वतंत्र है। यदि उसको लगता है कि उदार मूल्यों का और लोकतांत्रिक नेतृत्व उसको स्वीकार करना है, तो घनश्याम सिंह जी से बेहतर कैंडिडेट कोई नहीं हो सकता है। लेकिन बार बार जो यहाँ एक भ्रम बनाया जाता है कि भाजपा का जो संगठन है, आरएसएस है, ये सब बहुत ही मतलब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लोग नहीं है। ये बेसिकली सेटर हैं, दलाल हैं, मैनिपुलेटर्स हैं। अब मुझे बताइए, यदि इनके संगठन इतना मजबूत है तो ये हर चीज को मैनेज करते हैं, नैरेटिव चलाते हैं, 5-5, 10-10 करोड़ रुपए का चुनाव लड़ते हैं। हमारा प्रत्याशी जो है तय समय से जो उसका जो खर्चा की सीमा है उसमें चुनाव लड़ता है, तब भी हम
देखिए 2-4-5% से ही पीछे हैं। इतने आप लोग जो तमाम गुटबाजी दुनिया भर की बातें आपको जो मजबूरी और व्यवस्था में कहनी पड़ती हैं, वो आप कहते हैं। इसके बावजूद देखिए हमारा प्रदर्शन उनके 10-10 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर, ओवैसी, दामोदर यादव, आरएसएस, पैसा, मीडिया, सब इसके बावजूद भी आप बताइए कि कितना फर्क पड़ता है इनका और हमारे 5-10 हजार का अंतर रहता है चुनाव हार जीत में। तो एक ये फॉल्स परसेप्शन है कि आरएसएस या भाजपा एक मजबूत संगठन है, कि बिल्कुल वैसा ही है जैसे अन्य राजनीतिक दल है। हमारा संगठन और हमारी जो ठीक है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, लेकिन पता है जब आप कांग्रेस की ना हर जगह गुटबाजी सामने आती है, बीजेपी की गुटबाजी आती नहीं है सामने। कौन सी गुटबाजी? अरे नरोत्तम मिश्रा रो रो मार रहे हैं और आप करें कांग्रेस की गुटबाजी। सर उन्होंने बार बार बोला है कि वो जनता के लिए आंसू था, मैंने अपने जनता से जुड़ाव महसूस किया था, इसलिए वो आंसू निकला था, और उस बात को उन्होंने कई साफ कह दिया था। अरे छोड़ो, नरोत्तम मिश्रा रंगा हुआ सियार है, कैसी बात कर रहे हो आप? वो तो ढंग का एसपी होता तो जुलूस निकाल देता नरोत्तम मिश्रा का। वो तो मजबूर है बेचारा एसपी भी। आईपीएस एसोसिएशन चुपचाप है, धमकियां मिल रही हैं। ठीक है, मैं इसमें महेश जी का ले लूंगी क्योंकि समय वैसे भी कम है। ठीक है महेश जी दोनों सवालों का जवाब दे दीजिए। एक ये कि आपका संगठन जो बार बार मजबूती का आप दावा करते हैं, आपको बोल दिया है चौधरी साहब ने कि कोई मजबूती नहीं है आप लोगों में भी, और महेश शर्मा जी को टारगेट किया जा रहा है, और पता नहीं उन्होंने क्या क्या बोला है, सब कुछ बोला है जो आप उन्हें बोलते हैं हर बार कि इनके अंदर गुटबाजी है, इनके यहाँ ये चीजें हैं, वो सब कुछ इन्होंने आप पे बोल दिया है। जवाब दीजिए और जल्दी खत्म करना है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने स्पष्ट नेतृत्व और स्पष्ट नीति और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों के माध्यम से जो हमने काम किया है, जो हमने विकास किया है, उसके आधार पे जनता के बीच है। पूरी प्रामाणिकता के साथ हमने जिस प्रकार से दतिया के विकास के लिए काम किए हैं, उसको लेकर हम जनता के बीच हैं। ये जिस प्रकार के कोरे आरोप लगाकर झूठ बोलना और जनता को गुमराह करना, ये कांग्रेस का शगल है। कांग्रेस ये नहीं जानती, कांग्रेस को इस बात का जवाब देना होगा कि आखिर ये उपचुनाव क्यों हो रहा है। अगर राजेंद्र भारती जी जो इनके पूर्व विधायक हैं, यदि उनको न्यायालय ने सजा नहीं दी होती भ्रष्टाचार के लंबित मामले में, तो आज इस बहस की या चुनाव की आवश्यकता क्या थी? इसका मतलब कांग्रेस का चरित्र भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस का चरित्र सामंतवादी है। ये उनके संगठन पर बोला है इन्होंने, चौधरी साहब ने संगठन पर बोला है। कांग्रेस की जो एक सोच है उसके बीच का चुनाव है, और इसमें कांग्रेस की दतिया के बच्चे विचारधारा है, ये हारेगी। जब वो मंत्री थे तब रेट लिस्ट चौधरी साहब, मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने इनका नेता स्पष्ट नहीं है, इनकी नीति स्पष्ट नहीं है। राहुल गांधी या सोनिया गांधी, चलिए समय इतनी ही इजाजत दे रहा है, बड़ी बहस में समय इतनी ही इजाजत दे रहा है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, महेश जी आपका, डॉक्टर विक्रम जी आपका, और शुक्ला जी आपका समय देने के लिए। देखिए जिस तरीके से बड़ी बहस में चर्चा हुई आपने भी सुना, तस्वीरें सामने आई हैं, और जैसा कि हमारे मेहमान भी कह रहे थे कि पहली बार नहीं कि जब ऐसी तस्वीर सामने आई है, लेकिन हाँ थर्ड फ्रंट की बात हो रही थी, तो ये सब चीजें नतीजे आने के बाद ही मालूम चल पाएगा कि जीत किसकी हुई है, बीजेपी, कांग्रेस या थर्ड फ्रंट की। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही। नमस्कार।